राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल। केतकी जी पूरे 12 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनका बेटा मनीष 12 दिनों के बाद छुट्टी करवाकर अपने घर लाता है। बड़ी बहू पूनम, मनीष की पत्नी, जो कि अपने सास को देखकर किचन से बाहर नहीं निकलती है। मनीष अपनी पत्नी पूनम को आवाज देता है, पूनम, माँ घर पर आ गई है। माँ का बिस्तर तैयार कर देना और माँ के कपड़े भी बदलवा देना। पूनम ने किचन से ही आवाज दिया, मैं माँ के कमरे में ना जाऊंगी और ना माँ के कपड़े बदलूंगी। तुम्हारी माँ है, तुम खुद ही सेवा करो। मैंने छोटे भाई नितिन और उसकी पत्नी को खबर कर दिया है। वह लोग सुबह ही चल दिए थे, कभी भी पहुँचते ही होंगे, लेकिन एक बार माँ के कपड़े बदलवा दो। माँ के कपड़े हॉस्पिटल से बदबू मार रहे हैं। पूनम ने सीधा जवाब दे दिया, मैंने मना कर दिया तो तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं माँ के कमरे में जाने वाली नहीं हूँ। पूनम किचन से नहीं निकली। कुछ समय बीता ही था कि तभी मनीष का छोटा भाई नितिन और उसकी पत्नी घर पर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी आते ही सीधे माँ के कमरे में जाते हैं और माँ के कपड़े बदलवाने लगते हैं। माँ की तबीयत और हाल पूछने लगते हैं। अब मनीष अपनी पत्नी पूनम को देखकर कहता है, देख लो, यह होती है असली बहू। आते ही कैसे माँ की सेवा में लग गई। और तुम्हारे तो तेवर ऐसे हैं जैसे मेरी माँ के साथ कितने जन्मों की दुश्मनी हो। नितिन अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भैया, आपने काम ही ऐसा किया है जो भाभी इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रही है। आपने जो किया है बहुत बड़ी गलती की है। आप अपना भाग्य समझो कि भाभी आपके साथ घर में है, वरना आज की दुनिया में कोई दूसरी लड़की होती तो वह कब का घर छोड़कर चली गई होती। नितिन की पत्नी आकर कहती है, घर छोड़कर जाती उससे पहले तो जेल करवा देती। यदि मेरे पति मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं कब का जेल पहुंचा देती। यह सारी बातें पूनम सुन रही थी। पूनम की आंखों में आंसू थे। वह अपने कमरे में चली जाती है। आज जब उसके सामने बीता हुआ समय फिर से वापिस आ जाता है तो वह सोचने लगती है कि दिन वही है, बस उस समय पर बात ये थी कि मेरी माँ इस हालात में थी और आज उसके पति की माँ। पूनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पूनम के पिता का देहांत जब पूनम मात्र 10 साल की थी तभी हो गई थी। पूनम की माँ को समाज वालों ने, उनके मायके वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती किया कि 10 साल की बेटी है, कल को अपने ससुराल चली जाएगी तो आप अकेली रह जाएंगी। लेकिन पूनम की माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी के परवरिश में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। पूनम की माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसीलिए 5वीं तक की प्राइवेट स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और फिर घर में वह ट्यूशन भी ले लिया करती थी। जब रविवार की छुट्टी होती थी उस दिन सिलाई का काम भी करती थी। इसी तरह से वह अपना घर गृहस्थी चला रही थी। पूनम धीरे धीरे बड़ी होती गई। पूनम को पढ़ा लिखा कर अब बस उनकी एक ही चिंता थी, पूनम के काबिल कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और उसके हाथ पीले कर दूं। फिर पूनम के लिए रिश्ता जाता है मनीष का। मनीष 2 भाई, बड़ा भाई मनीष और छोटा भाई नितिन। मनीष देखने में भी ठीक ठाक और पढ़ा लिखा था। पूनम को भी पसंद आ जाता है। सामाजिक तौर तरीके से शादी करके पूनम घर आ जाती है। उस समय पर पूनम का देवर, उसकी सास और उसका पति, सब लोग मिलाकर घर में 4 व्यक्ति थे। पूनम पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। सास से अच्छे से बात करना, उनकी सेवा करना, अपने देवर और पति का ध्यान रखना। वह एक आदर्श बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाए जा रही थी। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन पूनम के पास फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जब पूनम अपनी माँ से मिलने जाती है तब तक पड़ोसी उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए होते हैं। पूनम हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ की देखरेख करती है। साथ में मनीष भी गया था। एक दिन और एक रात मनीष पूनम के साथ हॉस्पिटल में रुकता है। फिर दूसरे दिन मनीष कहता है कि पूनम, तुमको रुकना है तो रुको, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे घर की भी देखरेख, माँ और भाई की भी चिंता है। पूनम अपनी माँ के साथ वहीं हॉस्पिटल में रुक जाती है। कुछ दिनों तक दवाइयाँ चलने के बाद जब पूनम अपने घर आती है तो साथ में अपनी माँ को भी लेकर आ जाती है। अब मनीष और मनीष की माँ जब पूनम की माँ को देखती हैं
तो इस तरह से बहुएं चढ़ा लेती हैं जैसे वह अपने साथ कितनी बड़ी बला को लेकर आई हो। इसी बीच नितिन की नौकरी शहर में लग जाती है और वह शहर में रहने लगता है। वह अपने कॉलेज की ही एक लड़की को पसंद कर लेता है और उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन पूनम अब घर में दो दो माँ की सेवा कर रही थी, एक अपनी सास और अपनी माँ की। पूनम ने कभी अपनी माँ और सास में फर्क नहीं समझा। माँ के आने के बाद भी पूनम और जिम्मेदार हो गई थी। वह हर बात पहले से ज्यादा अपनी सास की मानने लगी थी, ताकि उसकी सास को यह ना लगे कि बहू जब से अपनी माँ को लाई है तो मेरी देख रेख नहीं करती है, और मनीष को भी शिकायत करने का मौका नहीं देती थी। लेकिन पूनम की सास केतकी जी बहुत ही खतरनाक औरत थी। वह हर बात बात पर ताना मारा करती थी। क्या जमाना आ गया है, हमारे यहाँ तो बेटियों का घर का पानी भी नहीं पीती और यहाँ बेटियों के घर में आकर रह रहे हैं। अरे शास्त्रों में भी लिखा है, जो लोग बेटी के घर में रहते हैं, बेटी का धन खाते हैं, उन्हें नर्क भोगना पड़ता है। कई तरह से रोज सुबह शाम यही बड़बड़ाती रहती थी। लेकिन पूनम की माँ सारी बातें सुनकर भी कोई जवाब नहीं देती। पूनम जब भी आवाज उठाने की कोशिश करती थी तो पूनम की माँ यही कहती, बेटी तुम मेरे लिए अपने ससुराल वालों से झगड़ा मत करो। मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना, मेरे बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपने ससुराल वालों से अच्छा संबंध बनाकर रहो, मेरा क्या है, कितने दिन की जिंदगी है। पूनम अपनी माँ की बातें सुनकर सहम जाती और अपनी सास के दिए हुए तानों को कड़वा घूंट समझकर पी जाती थी। दिन यूं ही गुजरता गया। पूनम की माँ की तबीयत ठीक होने की वजह से बिगड़ती जाती। घर के माहौल और तनाव भरी स्थिति से पूनम की माँ हमेशा परेशान और दुखी रहती थी। इसीलिए शायद उनकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। मनीष भी बात बात पर पूनम के साथ झगड़ा करता रहता था। वह हमेशा चिड़चिड़ करके बात करता। यह सब कुछ देखकर पूनम की माँ को भी बहुत बुरा लगता। पूनम की माँ ने कई बार कहा भी, बेटी मुझे मेरे घर पर ले चलकर छोड़ दे, जैसे तैसे करके मैं गुजारा कर लूंगी। पूनम यही कहती, माँ मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ दूं? माँ तुम कैसे अपना गुजर कर लोगी? तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तुमने कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने समय में तुमने दिन रात मेहनत की है। आज उसी का नतीजा है कि तुम इतनी कमजोर हो गई हो, वरना अभी तुम्हारी उम्र मरने लायक थोड़ी ना है कि तुम इस तरह से बिस्तर पकड़ लो। माँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं भी यह घर छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूंगी। यह मेरे ससुराल वाले चाहे जो सोचे, लेकिन तुम्हें मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी के जिद के आगे पूनम की माँ को भी हार माननी पड़ी। पूनम की माँ सरस्वती जी एक बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। वह हमेशा दूसरे बच्चों को पढ़ाया करती थी, गरीब बच्चों को फ्री में भी शिक्षा दिया करती थी। उन्होंने कभी भी ट्यूशन के बच्चों से जोर जबरदस्ती करके पैसा नहीं लिया। शायद इसीलिए उन्हें भगवान ने इतना जल्दी अपने पास बुलाने को सोच लिया। वो क्या है, कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को भगवान बहुत ही जल्दी अपने पास बुला लेता है। एक दिन पूनम कहीं मार्केट में गई हुई थी। पूनम का पति मनीष कमरे में कुछ पेपर ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिला। वह पूरी अलमारी ढूंढ डाला तो पूनम के कमरे में उसे एक बैग मिलता है, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर, कुछ गहने और थोड़े से पैसे रखे हुए थे। उस पेपर को पढ़ने के बाद मनीष को पता चलता है कि यह पेपर तो पूनम की माँ का, उनके अपने मकान का पेपर था। पूनम की माँ के पास कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी, बस उनके पास 6 कमरे का मकान था। शहर में था, इसीलिए मकान की कीमत कुछ अच्छी थी। यह देखकर मनीष के मन में लालच आ जाती है। वह अपनी माँ केतकी के पास आकर कहता है, माँ देखो तो पूनम ने मुझसे छुपा कर रखा है अपनी माँ के घर के पेपर, और इसमें जेवर कुछ पैसे भी हैं। उसने कभी हमें भनक भी नहीं लगने दिया कि उसकी माँ ने अपने पेपर अपने साथ लाई है। यह सुनकर तो केतकी के मन में भी लालच जाग जाती है। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा आखिर पूनम की माँ के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पूनम अपनी माँ की इकलौती बेटी है। हाँ माँ, लेकिन अपने जीते जी पूनम और पूनम की माँ यह सब कुछ मेरा होने नहीं देंगी। केतकी जी के मन में एक आइडिया आता है। वह कहती है, बेटा
तू ऐसा कर, जो ऊपर का पेपर होता है वह सब कुछ तू बनवा कर ला, और रह जाएगी साइन करने की बात तो वह मैं करवा लूंगी। मनीष अपने सास के मकान का पेपर चुपचाप अपने पास रख लेता है और बैग उसी जगह रख देता है। पूनम जब भी अलमारी में सामान लेती तो बैग उसी तरह रखा रहता। उसे शक भी नहीं हुआ था कि उसके पति ने इस बैग को खोला भी है। मनीष एक वकील से मिलकर उस प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम पर बनवा लेता है। अब उस पेपर में बाकी था सरस्वती जी की साइन। मनीष अपनी माँ केतकी से कहता है, माँ पेपर तो मैंने बनवा लिया है, लेकिन इसमें साइन कैसे ले? पूनम को पता चलेगा तो वह कभी भी अपनी माँ को साइन नहीं करने देगी। केतकी जी कहती है, बेटा तू एक बार बहू को लेकर कहीं घूमने चला जा, और घर में सरस्वती रहेगी तो मैं उससे किसी तरह से साइन करवा लूंगी। मनीष अपनी पत्नी पूनम को लेकर एक दिन बाजार चला जाता है। पूनम तो जाने से मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी माँ का देख रेख करना है। तो मनीष कहता है, पूनम काफी समय हो गया हम लोग कहीं शॉपिंग करने नहीं गए, चलो मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊं, और फिर हम अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े लाएंगे, साथ में तुम अपनी माँ के लिए भी कुछ ले लेना। पूनम को लगा कि काफी समय हो गया है, जब से मेरी माँ आई है मैंने माँ को एक भी साड़ी खरीद कर नहीं दी, इसीलिए वह मनीष के साथ चली जाती है। यहाँ केतकी जी को मौका मिल जाता है। वह सरस्वती जी के कमरे में जाकर उनके साथ मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। देखो ना, हमारे बच्चे इतना काम में व्यस्त हो गए हैं कि वह एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी छोड़ दिए। अब हम दोनों की सेवा करते करते उन्हें समय ही कहाँ मिलता है। और फिर मेरी बहू पूनम दो माँ की सेवा जो कर रही है। आज इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर सरस्वती जी को लगा कि शायद मेरी बेटी के इतने काम करने की वजह से उसकी सास उसके ऊपर खुश हो गई है। धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इसीलिए वह भी मुस्कुराकर कहने लगी, समधन जी, मैंने अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि कभी वह शिकायत का मौका नहीं देगी। यह सुनकर केतकी जी एक सातिर भरी मुस्कुरान मुस्कुराई, जिसे सरस्वती जी समझ नहीं पाई। फिर केतकी जी कहती हैं, बहन आजकल देखो ना, दवाइयाँ और हॉस्पिटल का खर्च कितना बढ़ गया है। मनीष भी हम दोनों की दवाइयाँ ला लाकर परेशान है। शहर से मेरा छोटा बेटा नितिन दवाइयों का पैसा जो भी बेचता है उसमें से तो पैसे भी कम पड़ जाते हैं। अब दो बूढ़ी माँ की सेवा मनीष के ऊपर हो गई है, तो मैंने अपने लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप के फॉर्म भर दिया है, जिसमें से कुछ दवाइयाँ आधे दाम पर और कुछ दवाइयाँ फ्री में मिल जाएगी। यह रहा फॉर्म। अगर आपको भी अपनी दवाइयाँ फ्री में चाहिए, आधे दाम पर चाहिए, तो आप भी साइन कर सकती हैं। इतना सुनकर पूनम की माँ को भी लगा कि मेरी दवाइयों का खर्च भी तो मेरी बेटी और दामाद के ऊपर हो रहा है। उन्होंने कहा, सरस्वती जी आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगी, एक फार्म मुझे भी दे दीजिए, भर देती हूँ, कम से कम थोड़ा तो दवाइयों में राहत मिलेगी। सरस्वती जी की बातें सुनकर केतकी जी तुरंत फॉर्म निकाल कर रख देती हैं। लो बहन, एक महीने भर दिया है, एक आप भर दो, ले जाकर मेरा बेटा मनीष यह जमा करवा देगा, फिर हम दोनों को एक एक कार्ड मिल जाएगा। उसी कार्ड को जब हम देंगे तो हमें दवाइयाँ आधे दाम या फ्री में मिलेंगी। पूनम की माँ कुछ समझ नहीं पाती और वह उन पेपरों पर साइन कर देती है। कुछ ही समय के बाद मनीष और पूनम घर पर वापस आ जाते हैं। अब सरस्वती जी की उस घर में कुछ दिनों तक बड़ी अच्छी सी देख रेख हो रही थी। केतकी जी का व्यवहार बदला हुआ था, तो सरस्वती जी को यही लगा कि अब मेरी दवाइयाँ फ्री में मिलने वाली हैं, अब घर में सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरी बेटी ने अपने व्यवहार और मेहनत से इस घर को अच्छे से संभाल लिया है। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक उनके लिए खुशी नहीं थी। करीब 1-2 महीने ही गुजरा था कि अब धीरे धीरे केतकी जी और मनीष का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन पूनम के पास फोन आता है। यह फोन था उनके पड़ोसी अंकल का, जो पहले जब उनकी माँ घर में रहा करती थी तो फोन करके माँ की हालचाल बताया करते थे। आज फिर से फोन आया, बेटी पूनम, तुमने मुझसे बताया नहीं कि तुम अपना घर बेच रही हो। यह बातें सुनकर पूनम आश्चर्य से बोली, नहीं अंकल,
मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है और ना ही माँ ने घर बेचने की बात की। कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारे घर को बेचे हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं और इस घर का नया मालिक भी आ चुका है। पूनम यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वह अपनी माँ से तुरंत पूछी, माँ, तुमने घर बेचने को किसी को बोला था? 1 हफ्ते हो गए, मुझे बताया तक नहीं। पूनम की माँ भी सुनकर सन्नाटे में आ गई। बेटी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो घर के प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हारे हाथों में दिया है और फिर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपने पति की उस आखिरी निशानी को बेच दूं। उस घर में तुम्हारा हक है बेटी, तुम जो करना चाहोगी वही करो। यह सुनकर पूनम ने तुरंत अपने बैग को खोला। उसमें उसके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे। मनीष ने पेपर निकाला था, फिर रखने की जरूरत ही नहीं समझा। अब पूनम दौड़कर अपनी सास और पति के पास गई। मनीष, मुझे सच सच बताओ, अलमारी में जो बैग था उसके अंदर मेरे घर के पेपर थे। तुमने पेपर चुराए क्या? मनीष पहले अपनी माँ की तरफ देखा, फिर बोल पड़ा, अरे पूनम, इतना चिंता करने की क्या बात है? आखिर तुम्हारी माँ का जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा ही तो है। अब जबकि तुम्हारी माँ मेरे घर पर आकर रह रही है, तुम्हारी माँ की सेवा हमारे पैसों से हो रही है, तो तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी पर हक मेरा हुआ। मैंने उस प्रॉपर्टी के पेपर को निकालकर अपने नाम करवा लिया और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। यह सुनकर तो पूनम को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत झगड़ा करना चाहती थी अपने पति से, उस घर में रहना नहीं चाहती थी। पूनम ने हद तक झगड़ा भी किया, लेकिन पूनम की माँ फिर से बीच में बोल पड़ी, बेटी, जो कुछ भी है दामाद जी का तो है। बात ये गलत है, उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मेरे घर को बेच दिया। लेकिन बेटी, अब इसमें झगड़ा करने की कोई फायदा नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। पूनम अपने अंदर खून का घूंट पीकर रह गई। वह अपनी सास और अपने पति से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोध करने लगी। मन ही मन नफरत करने लगी थी, लेकिन मजबूर इसलिए थी कि उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ थी। अब तो उसके पति ने धोखा देकर उसकी माँ का घर भी बेच दिया था। यदि वह उसे माँ बेटी दोनों को घर से जाने को बोल देता, तो इस वक्त पूनम अपनी बूढ़ी माँ और बीमार माँ को लेकर कहाँ जाती। इसीलिए वह उस घर में मुंह बंद करके रही। इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बाद पूनम की माँ भी अब ज्यादा बीमार रहने लगी। वह भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। दिन रात को सांसें फूलने लगी, जोर जोर से खांसी आने लगी। पूनम बहुत दौड़ धूप कर दवाइयाँ लाई, माँ का ख्याल रखती रही, माँ के लिए रोती रही, तड़पती रही, लेकिन माँ उसी रात दुनिया को छोड़कर चली गई। पूनम माँ के जाने के बाद खामोश हो गई थी। अब न वह ज्यादा अपने साथ से बात करती थी और न ही अपने पति मनीष से। इधर मनीष को पूनम के इस व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने पत्नी के बेचे हुए मकान से जो पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों से एक दुकान खरीद लेता है और उसमें कपड़े का बिजनेस डाल देता है। कुछ दिनों तक तो उसका बिजनेस ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। मनीष ने जहाँ दुकान लिया था, वहीं सामने एक चाय की टपरी थी। अचानक से चाय की टपरी में आग लग जाती है और वह आग इतनी तेजी से लगती है कि मनीष के कपड़े की दुकान में भी पहुंच जाती है। मनीष की दुकान में आग बुझाई जाए, कोई उसकी मदद कर पाए, उससे पहले ही उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। एक दिन का भी नहीं बचता। मनीष इतनी बड़ी दुर्घटना से बहुत दुखी हो जाता है। घर में अब बैठा अपनी माँ से यही कहता, माँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं तो दोबारा बिजनेस शुरू करूं। मनीष की माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही मकान है, तू इसको ही गिरवी रख के इस पर लोन ले ले। मनीष और उसकी माँ अब बैंक में आने जाने लगे थे, उसी मकान के ऊपर लोन लेने के लिए। एक दिन बाइक से मनीष अपनी माँ को लेकर सुबह सुबह बैंक जा ही रहा था कि सामने से एक कार आई और मनीष को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि इसके बाइक की आगे वाला पहिया दब गया और पीछे वाला पहिया, जहां माँ बैठी हुई थी, इतनी जोर से उछला कि उसकी माँ 10 मीटर की दूरी पर फटका गई। माँ की बहुत बुरी हालत हुई, शरीर की सारी हड्डियां टूट गई। मनीष को तो कम चोट आई थी, सिर और हाथ घुटनों में आई थी। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
मनीष 2 दिन में ही उठकर चलने फिरने लगा, लेकिन मनीष की माँ कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रही। मनीष अपनी माँ की सेवा के लिए हॉस्पिटल घर एक कर दिया। वहीं पर उसने अपने छोटे भाई नितिन और उसकी पत्नी को भी बता दिया था। नितिन ने कहा था कि भैया, तुम जब तक हॉस्पिटल में देख रेख कर रहे हो, मुझे जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं घर आ जाऊंगा। लेकिन संयोग बस छुट्टी उसको उसी दिन मिली जिस दिन उसकी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। आज वह अपनी माँ को लेकर घर आ रहा था और सुबह ही नितिन अपनी पत्नी को लेकर गांव के घर में आ रहा था। लेकिन मनीष 10 मिनट पहले ही माँ को लेकर घर आ जाता है। मनीष ने उम्मीद लगा रखा था कि मेरी पत्नी पूनम मेरी माँ की सेवा करेगी, लेकिन पूनम के दिल में जो गांठ बन चुकी थी अब वह खुलने वाली नहीं थी। पूनम तो बस अपना मुंह बंद करके अपनी माँ के दिए हुए वचनों को निभा रही थी। वह अपने पति और अपनी सास से दिल से नफरत करती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और न ही उसके लिए कोई ठिकाना था, इसीलिए उस घर में वह रह रही थी। आज जब मनीष ने कहा कि मेरी माँ के हॉस्पिटल से पहने हुए कपड़े बदलवा दो, पूनम ने साफ मना कर दिया कि यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद नितिन और उसकी पत्नी घर पर आ जाते हैं। वह लोग माँ की देख रेख, उनके कपड़े बदलना, दवाइयाँ देखना, यह सब कुछ संभाल रहे थे। अब तक अपने कमरे में बैठी हुई पूनम यह सारी बातें अपने मन में सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी उसकी देवरानी कमरे में जाती हुई कहती है, दीदी सो गई क्या? पूनम ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, अरे नहीं, सोई नहीं हूँ, बस तुम लोग माँ के साथ बातें कर रहे थे, इसीलिए मैं कमरे में आ गई थी। मनीष आंखें घूरते हुए कहता है, जैसे इसका कोई फर्ज ही ना हो। आखिर नितिन और उसकी पत्नी माँ के पास थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पूनम ने साफ मना कर दिया, मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि मेरा कोई फर्ज नहीं बनता और ना ही मैं अपने फर्ज निभाऊंगी। अब नितिन पास आकर कहता है, भैया आपने जो किया है उसके बाद आप भाभी को इस तरह से नहीं कह सकते। आपने भाभी से फर्ज लेने वाली बात मत कहो तो ही ठीक है। आपने क्या फर्ज निभाया है? अरे दामाद भी तो बेटे की तरह ही होता है। जब भाभी अपनी माँ को यहाँ लेकर आई थी तो आपने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया। मैं मानता हूँ कि भाभी अपने मायके में अकेली थी, लेकिन यदि उनकी मर्जी से आप उनके घर और जमीन को बेचे होते तो यह बात उनको भी अच्छी लगती। और फिर मुझे पूरा यकीन है कि यदि एक बार अपनी सास से बड़े प्यार से बात करके कहते कि माँ जी मुझे जरूरत है, तो मुझे लग रहा है कि वो मना नहीं करती। आज पूनम के दिल का भी क्रोध फूट पड़ा। कोई तो था जो पूनम के जख्मों पर मलहम लगाने वाला, देवर ही सही लेकिन सच तो बोला था। पूनम फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नितिन भाई, तुम्हारे भैया ने जो मेरे साथ किया है वह बहुत गलत है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नितिन ने कहा, भैया भाभी ठीक कह रही है, अभी भी समय है, भाभी से माफी मांग लो। लेकिन मनीष अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई की बात नहीं माना, वहां से चुपचाप चला गया। नितिन ने जोर से कहा, भैया माँ की चिंता मत करो, माँ की सेवा करने के लिए उनका छोटा बेटा और बहू है, तुम अपनी देखो, तुम्हारी सेवा करने के लिए कौन है? आज तो तुमने अपनी पत्नी का भी विश्वास तोड़ दिया है। मनीष पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों तक नितिन और उसकी पत्नी माँ की सेवा किए, फिर अपने साथ शहर लेकर चले गए। अब घर पे रह गया था मनीष और पूनम, दोनों के बीच दूरियां और खामोशी। मनीष धीरे धीरे शराब की लत की तरफ जाने लगा। वह रात को रोज शराब पी कर आता, लेकिन पूनम मनीष को कुछ नहीं कहती। वह अपने कमरे में रहता और पूनम दूसरे कमरे में खाना किचन में बनाकर रख देती। लेकिन मनीष अब कमाने भी नहीं जा रहा था। घर की धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी थी। पूनम ने सोच लिया कि मैं कब तक घुट घुट कर ऐसे जिंदगी का गुजारा करूंगी। पूनम ने अपनी माँ के रास्ते को अपना लिया। उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। वह मनीष को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा कि जब मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए थे
तो किस तरह से संघर्ष करके मेरी माँ ने अपने जीवन को चलाया था। इसी तरह से पूनम अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदगी का सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।